हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी जो 12th क्लास की फ़िज़िक्स है उसका फर्स्ट यूनिट का कि हम कुछ वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, चार्ज होता है, कैसे इंड्यूस होता है, कुछ उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी स्टडी किए थे। और लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई होप कि आपने मेरी वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले कृपया करके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब इसके बाद करते हैं, चलिए शुरू। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि हम जो चार्ज होता है हमारे पास एक सिस्टम के ऊपर वो टोटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो हमारा चार्ज होता है एक सिस्टम पे वो कंजर्व्ड रहता है। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी को हम लॉस और गेन नहीं कर सकते, ऐसे ही जो चार्ज होता है वो भी क्या है, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो चार्ज और मास में कंपैरिजन क्या होता है। तो आज हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है यहाँ पे, एडिशन। एडिशन मीन्स कि जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग अलजेब्रिकली ऑल द चार्ज प्रेजेंट एनीवेयर। तो इसने बोला क्या है कि हमारे पास सिस्टम के ऊपर जितना चार्ज होता है उनको सिंपली हम अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा एडिशन हो गया। लेकिन ऐसे ये समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझते हैं। तो अब हमने मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, मान लो ये सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर कहीं पे चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है। प्लस क्यू क्यों बोल रहे, क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे चार्ज को। और कहीं पे हमारे पास 2Q है, कहीं पे प्लस 3Q है और फिर 5Q वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरे सिस्टम पे इतना ये चार्ज है हमारे। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, वही सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म लगेगी कि पॉजिटिव पॉजिटिव में ऐड होगा, नेगेटिव नेगेटिव में ऐड होगा और फिर वो आपस में माइनस हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास टोटल। तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव की टर्म ये है हमारे पास, ये है और ये वाली है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो 9Q माइनस 2Q, तो 9 में से 2 गया 7Q। तो जो टोटल चार्ज है हमारे इस सिस्टम का वो कितना आया, 7Q, और वो भी क्या, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव बड़ा था तो हमारे पास साइन भी क्या बचेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था हमारा एडिटिव ऑफ चार्ज, कि हम चार्ज को कैसे ऐड करते हैं। तो सिंपल हम सम लेते हैं चार्जेस का और उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वो प्लस का है या माइनस का है। अब इसके बाद जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे कि हम क्या पढ़ते थे, एनर्जी का पढ़ते हैं कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि हम ना तो चार्ज को बना सकते हैं और ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। कि कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे हमेशा क्या होगा, जो चार्ज होगा टोटल वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट रहेगा मतलब क्या है, जैसे हमारे पास हमने मान लिया एक आइसोलेटेड एटम है और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, जब एटम होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो आइसोलेटेड हो तब तो क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। विदाउट फ्रिक्शन और इंडक्शन के तो हम चार्ज उनके ऊपर चार्ज इंड्यूस कर नहीं सकते। तो जब क्या हम चार्ज कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, कि हमारे पास क्या हो, दो कोई पेयर है, ठीक है। कोई एक पेयर है, मींस दो ऑब्जेक्ट का, अगर हम उनको फ्रिक्शन करवाएंगे तो फ्रिक्शन करवाने के बाद उनका चार्ज क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। पर रहेंगे तो इक्वल अमाउंट में, जितने इसके अंदर जाएंगे उतने इसके अंदर भी। अगर यहाँ पे -5 आएगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो दूसरे के ऊपर +5 चार्ज आएगा, ठीक है। तो मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर हम यहाँ पे
लेके चलें कि जो चार्ज है कैरिंग पार्टिकल में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए प्रोसेस। जो चार्ज होता है वो हम कैरी करवा सकते हैं। तो अगर यहाँ तक हमारी बात थी कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो क्या होता है, टोटल चार्ज हमारा आइसोलेटेड एटम पे कंजर्व्ड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे हमने दो बॉडीज़ को रब करवाया तो उसके ऊपर चार्ज आएगा, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सेम चार्ज होएगा, वही सेम का सेम, जैसे जितना उसके पास पहले था वही सेम चार्ज है, बस वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक साइड पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, एक साइड नेगेटिव इकट्ठा हो गया। रहेगा तो उसके अंदर ही, जैसे हमने वो वाले भी किए थे कि जब हम मेटालिक स्फीयर के पास अगर हम एक पॉजिटिव ग्लास रोड लेके आते हैं तो उसका नेगेटिव चार्ज इधर कलेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इधर कलेक्ट हो जाता है, लेकिन चार्ज रहता तो उसके अंदर ही है और वो कंजर्व भी होता है। जितना इधर नेगेटिव आया उतना ही पॉजिटिव है, दोबारा फिर मिक्सअप होकर कंजर्व हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि जो कुछ हमारे पास प्रोसेस होती है जिससे जो हम चार्ज है जो पार्टिकल का वो क्रिएट कर भी सकते हैं कुछ प्रोसेसेस से, जैसे कि न्यूट्रॉन हमारा जो चेंज हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। लेकिन फिर भी जब बन तो जाता है, लेकिन हमारे लास्ट में भी हमारे पास जो चार्ज आता है वो कंजर्व्ड ही होता है, क्योंकि दोनों पे इक्वल अमाउंट होता है, एक पे पॉजिटिव तो एक पे नेगेटिव, तो उन दोनों को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो लास्ट में, स्टार्टिंग में भी हमारे पास जीरो था और लास्ट में भी हमारे पास जीरो था। तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल और अनलाइक पेयर ओनली। अगर हम क्या लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो चार्ज होता है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है, जितना स्टार्टिंग में उतना ही लास्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर हम पेयर की बात करते हैं, जैसे हमने ये तो था हमारा आइसोलेटेड, अगर हम पेयर की बात करते हैं तो पेयर के अंदर क्या होगा, जब हमारा जैसे न्यूट्रॉन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि अगर हम न्यूट्रॉन को है जो हमारा कुछ कंडीशंस इसको ऐसी प्रोवाइड करवाते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे प्रोटॉन पे क्या आता है चार्ज हमारा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो +1 और -1 कितना हो गया, यहाँ पे अगर टोटल सम करें तो जीरो। हमें पता है न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जीरो ही होता है, तो दोनों क्या बैलेंस है, मतलब बिफोर और आफ्टर कंडीशन दोनों क्या हमारे पास इक्वल चार्जेस क्रिएट हुए थे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर वो इक्वल होने चाहिए। जो चार्ज और चार्ज क्रिएट होंगे ना, एक के ऊपर पॉजिटिव होएगा एक के ऊपर नेगेटिव होएगा, तो वो इक्वल में होगा, और वो जो पेयर होंगे वो अनलाइक होंगे। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि दो प्रोटॉन प्रोटॉन हो या फिर दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर तो बैलेंस ही नहीं होएगा हमारा चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिससे वो आपस में एक दूसरे का टोटल चार्ज को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम आइसोलेटेड की बात करें तो वहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहता है, तो उसको ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने की, तभी हमारा जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व्ड ही रहता है, ठीक है। क्योंकि वो आपस में जब उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो टोटल जीरो ही आता है। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल था तो लास्ट में भी हमें न्यूट्रल ही मिला, ठीक है। तो इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनसे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा जो चार्ज है वो हम इंड्यूस कर सकते हैं। तो और एग्जांपल देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पे जो चार्ज है अगर वो हमारे पास क्या हो, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल और अनलाइक पेयर। जो पेयर होते हैं वो अनलाइक होने चाहिए, और जो डिस्ट्रॉय और क्रिएट होएगा ना वो इक्वल होएगा। मीन्स जितना पॉजिटिव क्रिएट होएगा उतना ही नेगेटिव क्रिएट होएगा, ओवरऑल चार्ज हमारा न्यूट्रल ही रहेगा उसके अंदर। तो अब इसके 3 मेथड है हमारे पास, पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन और न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब अगर देखा जाए कि पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास क्या होगा, एक रेडिएशंस होती हैं गामा रेडिएशन। जो हमारी गामा रेडिएशन है जब वो किसी भी एटम के ऊपर पड़ेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जो गामा रेडिएशंस हैं जब उसके ऊपर हम उसको मेटलाइज़ करते हैं, तो मेटलाइज़ करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक होती है तो वहाँ पे पेयर प्रोडक्शन होता है। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे भी जो 2 चीज़ निकलती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन में और प्रोटॉन में क्या फ़र्क है, जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, मास में भी चार्ज में भी। लेकिन जो हमारा प्रोटॉन है
उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन और यीन से। जो हमारा पॉजिट्रॉन है वो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स इसको तोड़ के हम और नए पार्टिकल्स नहीं बना सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन भी हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन जो हमारा प्रोटॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। इनको हम तोड़ सकते हैं, वो है तोड़ सकते हैं हम क्वार्क्स के अंदर। ये हमारी जो नई डिस्कवरी हुई है उसके अंदर आया है कि जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो 3-3 क्वार्क्स के मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये डीपली डिस्कशन है, ये आपको आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जान लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो जब हमारी गामा रेडिएशन होगी, जब उसको मेटरलाइज करेंगे मीन्स किसी मैटर के ऊपर लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जो हमारा जो एमिट होगा वो होगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो ये जो दोनों का पेयर हो गया, इसको बोलते हैं हम पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारे पास यहाँ पे एनहिलेशन ऑफ मैटर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके हमें 2 रेडिएशंस देते हैं। जो हमारे रेज होते हैं, जो गामा रेज होते हैं, उन्हीं को हम फोटोन बोल देते हैं। ठीक है, और फोटोन क्या होता है, फ़िलहाल के लिए बेसिकली जान लीजिए आप कि जो फोटोन होता है क्वांटा ऑफ, जैसे मैंने लास्ट में जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था उसके अंदर भी आपको बताया था कि क्वांटा ऑफ एनर्जी पैकेट होते हैं फोटोन्स। ये चार्ज लेस होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये रेडिएशंस ही होती हैं। ठीक है, पैकेट होते हैं एनर्जी के, जैसे बीम आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो क्या था, जब हमारी गामा रे थी मेटरलाइज कर रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ उल्टा होगा। हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, जब उनको दोनों को मेटरलाइज करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, एनहिलेट करेंगे, मीन्स वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो वो दोनों कंबाइन कर जाएंगे और हमें देंगे 2 गामा रे। और ये 2 गामा रे किस अकॉर्डिंग देंगे, जो यहाँ पे गामा रे थी वो जैसे अलग एनर्जी की थी, तो उन्होंने अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दे दिए, अपनी जो एनर्जी थी उसके अकॉर्डिंग हाफ तोड़ के दे दिए। तो इसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी एटम होते हैं, जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे वो एटम जिनका जो एटॉमिक मास है वो हमारा 210 से ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, मीन्स बिल्कुल आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करके और स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो रहना खुशी मिलती है उनको रहने में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे यूरेनियम ले लिया, जिसका जो मास था वो 238 था और जो उसका जो एटॉमिक नंबर था वो 92 था। जैसे ही वो अनस्टेबल है क्योंकि उसका जो मास है 210 से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, थ्योरियम 234 में ब्रेक हो जाएगा और साथ में वहाँ पे निकलेगा एक हमारे पास 4 हीलियम 2। ठीक है, 4 यहाँ पे जो ऊपर हम लिखते हैं ये हमारा मास होता है और जो हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेडियो एक्टिव डीके हो गया। इस रेडियो एक्टिव डीके को बोलते हैं हम अल्फ़ा डीके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल निकला है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया। अब जैसे ये 234 है, अब ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे भी स्टेबल हो गया, क्योंकि हमने क्या देखा है कि 210 से बड़े वाले सारे ही अनस्टेबल है, तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी आगे कहीं किसी और एटम में ब्रेक हो जाएगा। तो जब तक ये ब्रेक होता रहेगा, जब तक इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का ही डीके हो, बीटा डीके भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से भी काम चल सकता है अगर थोड़ा बहुत ही वहाँ पे डिफरेंस हो। यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था ना इसके मास में। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे कि जो चार्ज है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते थे पेयर में। ठीक है, ओनली पेयर में, आइसोलेटेड भी नहीं कर सकते, पेयर में कर सकते हैं। लेकिन अब पेयर में भी हमने देखा कि हमारा जो चार्ज है वो फिर भी कंजर्व रहता है, अब बिफोर द कंडीशन और आफ्टर द कंडीशन, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई इवन इन डोमेन ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स।
मीन्स जहाँ पे हाई एनर्जी की हम बात करते हैं वहाँ पे भी हमारा जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है चार्ज का वो अप्लाई होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मास है ना वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनर्जी की बात आई है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी में और मास में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जो हमारा चार्ज है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। कैसे? अगर हमारे पास सोडियम है तो वो न्यूट्रल है, तब उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्या करें, इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया और जो इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे -1 भी है और यहाँ पे +1, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। लेकिन जो हमारा मास है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, ठीक है। तो मीन्स वो पॉजिटिव में मिलता है। हम ऐसे तो नहीं कहते कि किसी का जो मास है, जो भार है, मतलब जो मास है वो -2.5 है, या फिर ना ऐसे बोल सकते कि उसका मास जीरो है, ठीक है। जीरो हो सकता है लेकिन वो अलग कंडीशन होती है, उसके लिए हमें क्या है, ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डीपली डिस्कशन होता है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट तो यही हो गया कि वो चार्ज जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है लेकिन मास नहीं हो सकता। लेकिन चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जैसे हमारा मास है, अब कोई चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो कम चल पाएगा ना, ठीक है, कम दौड़ पाएगा। और अगर हम चार्ज की बात करें तो वो डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी के ऊपर, मास करता है, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास के बारे में अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि मास हमारा क्वांटाइज्ड है या नहीं। वैसे हमारी जो चार्ज और मास दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन अब जो चार्ज है वो तो क्वांटाइज्ड प्रूफ हो गया, वो तो मिलीकन ने कर दिया, लेकिन अभी तक मास का ऐसा कुछ एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जो मास होता है, जो चार्ज होता है वो हमारा कंजर्व्ड होता है, लेकिन मास हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम अपना वेट घटा सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा मास है वो चेंज होता रहता है, वो कंजर्व नहीं होता, ठीक है। आगे है हमारी फोर्स। जो हमारे चार्ज होते हैं, चार्ज के बीच में अगर दोनों प्लस प्लस के चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्सन की फोर्स होगी। हमें ये पता है कि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो अगर लाइक चार्ज होगा तो वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो वहाँ पे तो रिपल्सन होगी, और जहाँ पे अलग अलग होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। और वो फोर्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो वहाँ पर होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लो एक मास है m, एक बॉडी है उसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है, तो जो इनके बीच में फोर्स लगी होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जैसे कि अगर हम एक बॉल है उसको ऊपर फेंक देते हैं तो वो बॉल वापस धरती पे ही क्यों आती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, क्योंकि धरती उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए वो धरती पे आती है। तो वहाँ पे कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल। मास के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है, या फिर कूलम फोर्स भी बोल सकते हैं। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी, लेकिन जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसके अलावा आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर जो पीछे वाली भी कोई भी वीडियोस हैं इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, कोई कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।